हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लूसेंट का हिस्ट्री में यानी कि इतिहास में आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और हमको पता है कि मीन्स प्लेलिस्ट के माध्यम से हम लोग पूरे इतिहास में जितने भी आज तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके पूछे गए हैं उसको हम लोग कवर कर रहे हैं, चाहे वो आपका आरआरबी का हो यानी कि रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, यूपीएससी का हो, पीसीएस का हो, कोई भी एग्जाम में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू के माध्यम से टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। ठीक है, और इसके पहले हमने स्टार्ट किया था कहां से? हड़प्पा सभ्यता से हमने स्टार्ट किया था। और अभी जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यह आपका कौन सा है? मौर्य काल के बाद वाला हम लोग पढ़ेंगे, संगम काल। ठीक है, संगम काल के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने जो लेक्चर पढ़ा उसमें हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारा जो इतिहास है वह कहां से स्टार्ट होता है। तो इतिहास हमने बताया था कि कहां से स्टार्ट होता है, आपका हड़प्पा सभ्यता से आपका स्टार्ट होता है। कहां से? आपका हड़प्पा सभ्यता से आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से आपका स्टार्ट होता है यानी कि आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से आपका स्टार्ट होता है। इसके बाद हमने देखा था कि आपका कौन सा आता है? वैदिक काल। ठीक है, कौन सा आता है? आपका वैदिक पीरियड आता है यानी कि वैदिक काल आपका आता है। ठीक है, और वैदिक काल के बाद हमने बताया था कि कौन सा आया था? आपका उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक काल आया था। ठीक है, उत्तर वैदिक। और इन सभी टॉपिक पर हमने ऑलरेडी जो है आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर कर लिया है और इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चंस नहीं आता है। उत्तर वैदिक के बाद हमने देखा था कौन सा आया था? उसके बाद आपका महाजनपद काल आया था, महाजनपद। और महाजनपद काल में हमने देखा था कि आपका 600 बीसी, ठीक है, 600 बीसी को माना जाता है यानी कि 600 आपका ईसा पूर्व को माना जाता है। महाजनपद इसी में देखने को मिला था। और महाजनपद में ही हमने बताया था कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और महाजनपद 3 काल देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमने मौर्य काल के बारे में पढ़ा था और आज का जो आपका लेक्चर होने वाला है ये आपका संगम काल से होने वाला है। इस पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर पीछे का भी लेक्चर्स आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में आप चेकआउट कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेंगी। अब बात आती है कि मिस आज का जो क्वेश्चन होने वाला है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहां पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा संगम काल से आपका। ठीक है, तो यहां पर संगम काल, सबसे पहले आपको ये समझते हैं हम लोग, क्रोनोलॉजी को समझते हैं। ठीक है, क्रोनोलॉजी को सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आपका क्रोनोलॉजी आपका क्या होता है संगम काल का। ठीक है, क्रोनोलॉजी मतलब आपका क्रम क्या है, टाइम पीरियड क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, संगम काल का अगर आपका टाइम पीरियड कोई आपसे पूछता है, टाइम पीरियड यानी कि समय आपसे कोई पूछता है तो आपको बता देना है कि 300 बीसी। ठीक है, 300 बीसीई से, बीसीई यानी कि आपका क्या हो गया? 300 बीसीई। बीसीई का मतलब आपका क्या हो गया? कि ईसा पूर्व। ठीक है, 300 बीसीई यानी कि ईसा पूर्व से लेकर आपका 300 एडी। ठीक है, यानी कि ईसवी तक। ठीक है, यानी कि 300 ईसा पूर्व से लेकर आपका 300 ईसवी तक को कालिकाल को हम लोग क्या बोलते हैं? संगम काल बोलते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका इसी से क्वेश्चन पूछने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको यहां पर देख रहे होंगे, कह रहा है कि लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था? ठीक है, कि वह चेर शासक जिसको लाल चेर के नाम से जाना जाता था वह कौन था जिसने कन्नगी यानी कि पत्तिनी के मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, कन्नगी टेम्पल जो आपका बना था उसका निर्माण भी इन्होंने कराया था। तो ये कौन कराया था इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर आपने थोड़ा सा आपको याद होगा तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है? आपका सी। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा होता है? आपका सी, यानी कि सेनगुट्टदन। ठीक है, सेनगुट्टदन ने क्या किया था? आपका कन्नगी टेम्पल का, आपका कन्नगी टेम्पल जो आपका उसका निर्माण भी कराया था और इन्हीं को ही आपका लाल चेर के नाम से भी आपका जाना जाता था, जो कि चेर शासक के आपके प्रसिद्ध शासक हुआ करते थे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, पूछ रहा है कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? ठीक है, तो तमिल का आपका एक गौरव ग्रंथ है जिसको आपको नाम से जाना जाता है जीवक चिंतामणि। पूछ रहा है कि यह किससे संबंधित है? तो ये आपको याद होना चाहिए किससे संबंधित है? जैन धर्म से। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। और नेक्स्ट आपका बौद्ध धर्म से भी दिया गया, तो बौद्ध धर्म से आपका त्रिपिटक, बौद्ध धर्म के बारे में हमने बताया था त्रिपिटक। त्रिपिटक यानी कि 3 पिटक है इसमें, कौन कौन से आपके? विनय पिटक, कौन कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक और आपके कौन से आते हैं? अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, तीनों ही आपको याद रख लेना है। अभिधम्म पिटक ये सभी आपको किस में देखने को मिलते हैं? तो ये सभी आपको ये आपके बौद्ध धर्म में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। ठीक है, तो संगम काल में आपका व्याकरण की रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपका कौन सा माना गया है, तो ये सबको याद होगा तोलक्कापियम। तोलक्कापियम को क्या बोला जाता था, संगम युगीन में जो व्याकरण आपका था उसी को बोला जाता था तोलक्कापियम, याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, पूछ रहा है निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। संगम साहित्य में आपका उल्लेख इसमें से किसका देखने को नहीं मिलता है, तो ये आपको याद रखना है कदम्य का। ठीक है, कदम्य का आपका उल्लेख नहीं देखने को मिलता है किसमें, आपका संगम में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर आप देख पाएंगे तो पूछ रहा है कि संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था। ठीक है, तो उरैयूर आपका विख्यात था, लेकिन पूछ रहा है कि उरैयूर जो था वो आपका किस लिए विख्यात था, तो याद रखना आपका कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ था करता था। ठीक है, जो आपका उरैयूर है ये किस लिए फेमस था, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था, याद रखना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि तोलक्कापियम ग्रंथ संबंधित है। तोलक्कापियम ग्रंथ आपका किससे संबंधित है, तो अभी ऊपर भी हमने देखा व्याकरण और काव्य से, संगम काल के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है। धार्मिक कविताओं का आपका संकलन किया गया है कुरल में, तो पूछ रहा है कि कुरल किस भाषा में है, तो याद रखना आपको तमिल भाषा में है, तमिल भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 9, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया है। 3 संगमों का आयोजन आपको कहां पर किया गया है, तो इसको आपको याद रखना है, राइट आंसर होता है पांडे में। ठीक है, 3 संगमों का आयोजन कहां पर हुआ, पांडे में। अभी इसके हम लोग चिन्ह के बारे में भी समझेंगे कि इनका क्या क्या चिन्ह हुआ करता था और लोकेशन के बारे में भी समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट आता है, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा है। कि किसने उल्लेख किया कि जो नंद हुआ करते थे वो अपने कोष को गंगा की धारा में छिपाकर रखा है, तो कौन उल्लेख किए थे, तो याद रखना आपका मामूलनार। कौन उल्लेख किए थे, मामूलनार। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप यहां पर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या करना है, तो यहां पर आप देख सकते हैं मिलान करना है। तो इसमें आपका पूछ रहा है कि पहले एक साइड आपका राज्य दिया गया और एक साइड आपका राजकीय चिन्ह दिया गया, और किसका किसका राजकीय चिन्ह दिया है, तो संगम काल में 3 आपका देखने को मिलता है। कौन कौन सा आपका, तो इधर आपका कौन सा आता है, चेर, इधर आता है चोल, इधर आता है आपका पांडे, लेकिन इनका कुछ चिन्ह भी हुआ करता था, तो उसी चिन्ह के बारे में आपका पूछ रहा है। जैसे कि पहला आपको कह रहा है कि चेर, चेर का क्या होता था, तो चेर का आपको याद रखना क्या होता था, धनुष। चेर का आपका चिन्ह होता था कौन सा, राजकीय चिन्ह धनुष हुआ करता था। चेर का आपका राजकीय चिन्ह धनुष। चोल, चोल का आपका राजकीय चिन्ह कौन सा होता था, बाघ, याद रखना है कौन सा होता था, बाघ। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पांडे। पांडे का क्या होता था, मछली। ये सबसे नीचे वाले जो थे ये कौन थे, पांडे, तो पांडे का कौन सा होता था, मछली, याद रखना है मछली। और नेक्स्ट आता है आपको कौन सा, चोल, चोल का आपका कौन सा था, बाघ, बाघ, चोल का कौन सा था, बाघ, याद रखना है। उसके बाद चेर, चेर का आपका कौन सा था, धनुष, धनुष। तो इसी चिन्ह के बारे में आपका पूछा गया, तो तीनों ही आपका करेक्ट दिया गया, तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में, इसको भी आपका क्या करना है, सुलेखित करना है। एक साइड आपका पुस्तक दिया गया और एक साइड आपका उनके लेखक के बारे में बात कर रहा है। पहला पूछ रहा है आपका कि तोलक्कापियम, तोलक्कापियम के लेखक कौन है, तो याद रखना आपका तोलक्कापियर, तोलक्कापियर तोलक्कापियम के लेखक हैं। दूसरा शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है, तो याद रखना है इलांगो ओंडिगल। ठीक है, इलांगो ओंडिगल आपका इसके लेखक हो जाते हैं। तीसरा मणिमेखलई, मणिमेखलई सबको याद होगा, शीतल सतनगर। ठीक है, तो शीतल सतनार आपका इसके लेखक हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है कि जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि के लेखक आपके कौन से हैं, तो तिरुत्तय के देवर। ठीक है, तुरक के देवर, ये आपको याद रखना है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट आता है, इसमें भी आपको मिलान ही करना है। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपका एक साइड आपका क्षेत्र दिया गया है और इसका मतलब क्या होता है इसके बारे में आपका पूछ रहा है। क्षेत्र का अर्थ क्या होता है, यानी कि मतलब क्या होता है, इसी के बारे में आपका पूछा जा रहा है। जैसे कि पहला आपका कह रहा है कि क्षेत्र और अर्थ, इसका क्षेत्र और अर्थ आपको बताना है। तो कुरुंजी, देखिए कुरुंजी आपका पहाड़ी इलाकों को बोला जाता था, पहाड़ी इलाकों को क्या बोला जाता था, कुरुंजी। जैसे कि नील कुरुंजी आप सुने होंगे, तो नील कुरुंजी कहां पर आपका नीलगिरी पहाड़ियों पर पाया जाता था, जहां पर ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट आके मिलते हैं, तो उसको आपका नील कुरुंजी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कुरुंजी आपको किस इलाके को बोला जाता था, तो पहाड़ी इलाके को बोला जाता था। दूसरा कह रहा है पालई, पालई किसको बोला जाता था, तो मरुस्थली, यानी कि मरुस्थल जो भूमि हुआ करता था, निर्जल स्थल। जैसे कि निर्जल स्थल अगर भारत में बात की जाए तो कहां पर आपका, राजस्थान में।
ठीक है। तो वही कह रहा है, उनको हम लोग क्या बोलते थे, पालई बोला जाता था। क्या बोला जाता था, तो याद रखना आपको, पालई बोला जाता था। नेक्स्ट मुल्लई, मुल्लई किसको, जंगल को बोला जाता था मुल्लई। मरुदम, मरुदम कृषि भूमि को बोला जाता था मरुदम। नेउल, तटीय प्रदेश जो होते थे उनको बोला जाता था नेउल। तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है आपका, ए इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको पूछ रहा है कि इसमें भी आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। जैसे कि एक साइड आपका संज्ञम दिया गया और एक साइड उनके अध्यक्ष दिया गया, इसमें आपको सुमेलित करना है। सुमेलित करने के लिए अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको दिख रहा होगा ऑप्शंस, इसको नेक्स्ट पेज में आपका यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इसको हम लोग सुमेलित करते हैं। जैसे कि पहला आपका कह रहा है, पहला आपका कह रहा है कि प्रथम संगम, तो प्रथम संगम आपका किसके अध्यक्षता में हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाता है, अगस्त्य, अगस्त्य के अध्यक्षता में हुआ था। द्वितीय संगम आपका कौन सा हो जाता है, अगस्त एवं तोलकपियर। ठीक है। तो ये आपका ए का पहला हो जाएगा, उसके बाद बी का दूसरा, तीसरा तृतीय संगम तो नक्कीरर, तो पहला दूसरा तीसरा इसका मिलान हो जाएगा। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है आपका, ए राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15। कपाटपूरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है। ठीक है, कपाटपूरम या फिर अलवय में कह रहा है कि संपन्न आपका द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है, इसके बारे में आपका पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है तोलक्कपियम। तोलक्कपियम है आपका अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया। कह रहा है कि किस ऋषि के बारे में माना जाता है कि जो दक्षिण भारत के लोग हुआ करते थे उनको कह रहा है कि आर्य बनाया, उन्होंने आर्यकरण किया दक्षिण भारत के लोगों को, या किस ऋषि के बारे में बोला जाता है। तो याद रखना है अगस्त्य के बारे में आपका ऐसा बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 17। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्तस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था। तो किसने अपना एक दूत भेजा था, तो याद रखना है पांड्य नरेश ने। पांड्य नरेश ने, पांड्य अभी हमने देखा, इधर आपका चेर, इधर चोल और इधर आपका पांड्य। तो पांड्य नरेश ने ही अपना क्या किया था, स्ट्रोबे के अनुसार अपना क्या किया था, रोमन सम्राट अगस्तक के दरबार में एक आपका दूत भेजा था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है। ठीक है, कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है। तो ये किसको, इसका राइट आंसर कौन सा रहता है आपका, तमिल भूमिका बाइबिल। तमिल भूमिका बाइबिल को आपका कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 यहां पर आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें आपका बात कर रहा है कि तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। तमिल काव्य का इलियड किसको कहा जाता है, तमिल काल का इलियड किसको कहा जाता है, इसके बारे में आपका पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं तमिल काल का इलियड किसको कहा जाता है, इसके बारे में आपका पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है आपका, शिल्पाधिकारम। ठीक है, शिल्पाधिकारम को आपका तमिल काव्य का इलियड बोला जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है तमिल काव्य का उड़ीसी कहा जाता है। तमिल काव्य का उड़ीसी किसको कहा जाता है, तो याद रखना मणिमेकलई। मणिमेकलई को आपका तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है कि पुहर कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की। पुहर कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की, तो याद रखना है कारिकल। कारिकल ने अपना पुहर कावेरीपट्टनम की स्थापना किया था। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में भी आप यहां देखेंगे तो इसमें आपका मिलान करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में अभी आपका क्या करना है, मिलान करना है इसमें। ठीक है, मिलान करना है। जैसे कि आपका पहला कह रहा है कि चेर, तो चेर आपका, चेर के एक साइड आपका राज्य दिया गया और एक साइड आपका क्या दिया गया है, शासक के बारे में बात कर रहा है। तो चेर के शासक कौन थे, तो याद रखना आपका सेनगुट्टुअन। ऊपर भी हमने देखा था चेर के शासक कौन थे, सेनगुट्टुअन। पहला क्वेश्चन में आपको देखने को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट आपका दूसरा कह रहा है कि चोल का शासक कौन थे, कारिकल। याद रखना है चोल के कौन थे शासक, कारिकल। पांड्य के आपका नेंडुजेलियन। तो ये आपका पहला दूसरा तीसरा तीनों ही आपको करेक्ट दिया गया है। तो इसमें मिलान में आप देखेंगे कौन सा हो जाएगा आपका, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाता है कि पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ए इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है कि मुजारिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। मुजारिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये आपका चेर का प्रमुख बंदरगाह था। मुजारिस चेर का आपका प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 यहां पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 आपको पूछ रहा है, ठीक है, कि किसके संबंध में यह कहावत है, जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है।
यह किसके संबंध में कहावत है कि मिस जितना जमीन में एक हाथी लेटता है उतने जमीन में 7 आदमियों का पेट भरा जाता है, यानी कि वहां पर आपका खेती उतने जमीन में किया जा सकता है। तो ये आपका कावेरी डेल्टा के बारे में बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे। ठीक है, तो मोती के सीप के बारे में पूछ रहा है कि पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे। पांड्य देश हमने देखा, ये नीचे वाला आपका पांड्य देश था, तो ये कह रहा है कि यहाँ के किस क्षेत्र से आपके निकलते थे, तो याद रखना आपका कोलवे से आपका निकलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था। ठीक है, कि जो गाय या फिर अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मर जाते थे, उनके वीर के सम्मान में जो खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर होते थे उनको क्या कहा जाता था, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका वीरकल। नाम से ही पता चल रहा, वीर जो मर रहे हैं तो वीरकल, या फिर इसी को नाडुकुल बोला जाता था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 यहां पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका कि प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन, ठीक है, प्राचीनतम तमिल देवता जो है आपके मुरुगन, इनके बारे में आपको पूछ रहा है कि प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं, किस वैदिक देवता के सदृश हैं, इसके बारे में आपका पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आता है आपका स्कंद या फिर कार्तिकेय, स्कंद या फिर कार्तिकेय के आपके तमिल देवता मुरुगन आपका माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, संगमकालीन साहित्य में कोन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे। कोन को या फिर मनन किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था, तो याद रखना आपका राजा के लिए। किसके लिए, राजा के लिए। ये सभी देख सकते हैं आरएएस आरटीएस कई एग्जाम में आपको देखने को मिला है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित हैं। ठीक है, पश्चिमी तट पर आपका पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन से पत्तन आपका पश्चिमी तट पर, यानी कि इधर वाले तट पर आपका स्थित हैं। तो इसमें आप देख पाएंगे अगर, तो आपको थर्ड दिख रहा हो, तोंडी और मुसीरी, ये दोनों आपके पाए जाते थे कहां पर, पश्चिमी तट पर। तो राइट आंसर कौन सा जाता है आपका सी, इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा होता है, सी। तो इस प्रकार से संगम काल से हम लोग 29 क्वेश्चंस कर लिए और इस टॉपिक से हमारा इतना ही क्वेश्चंस रहेगा। और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको संगम काल से देखने को मिलते हैं। ठीक है, आई होप ये सभी आपको डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं। और लेटेस्ट लेक्चर के लिए आप जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको टोटल हम लोग हिस्ट्री का कवर करेंगे, जियोग्राफी का कवर करेंगे, पॉलिटी, सभी का हम लोग कवर करेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके पूछे गए उसको हम लोग कवर करेंगे और एक हेल्दी कंपटीशन में सर्वाइव आप करेंगे। और जॉब से रिलेटेड भी आपको लेक्चर सबसे पहले यहाँ पर अपडेट किया जाता है ऑथेंटिक वेबसाइट से। तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल सके। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, जय हिंद।